हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो अब आगे देखते हैं। टिल द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़, जो डिजीज़ एक दूसरे से पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मीन्स द डिजीज़ विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्सन। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट अफेक्ट्स द पर्सन हु इज़ सफरिंग। दो चार डिजीज़ की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आप इन जनरल बोलते हो शुगर की बीमारी हो गई है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो दिस इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। क्यों होता है? ऑलरेडी वी नो, इंक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जनरली क्या होता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में? 80 to 120 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, ये माना जाता है कि होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉर्मल। बट व्हेन द लेवल इंक्रीजेज मोर देन 120 140 कंटिन्यूसली एंड दैट एग्जिस्ट्स, ऐसे ही रह जाता है। अब किसी का मोमेंटरली हुआ मान लो एक दिन के लिए, तो दैट इज़ नॉट, वो स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। जब कंटिन्यूसली ऐसा पाया जा रहा है उस कंडीशन में, सो दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके दो फॉर्म होते हैं। देखो, दोनों में प्रॉब्लम इंसुलिन की ही होती है। देयर इज़ मतलब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। चूँकि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज़ वाई एक्सेस ग्लूकोज इज एक्यूमुलेटिंग इन ब्लड। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब NIDDM। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। पहला क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है? इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में, बीटा सेल से। सो यहाँ पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है उसमें बीटा सेल्स जो होते हैं, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, मतलब खुद का जो इम्यून सिस्टम खुद के अगेंस्ट में काम करने लगता है, दैट डिस्ट्रॉयज द बीटा सेल्स। सो इफ़ देयर इज़ नो बीटा सेल, देयर विल बी नो इंसुलिन। सो इंसुलिन की कमी हो जाती है क्योंकि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। एंड इफ़ देयर इज़ लेस प्रोडक्शन और नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, द लेवल ऑफ ग्लूकोज विल राइज इन द ब्लड एंड दैट कॉजेज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, बॉडी में अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसके बाद इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है। होता क्या है, सेल्स के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इंसुलिन को रिसीव करने वाले, उस पर इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि सेल के अंदर जब तक जाएगा नहीं क्या इंसुलिन, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ग्लाइकोजन, तो पहले उसको सेल के अंदर लेना पड़ता है। वो कैसे होता है? मान लो सेल का बाउंड्री है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, उस पर आके इंसुलिन बाइंड करता है और वो फिर रिसेप्टर उसको अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। बट इन केस ऑफ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस आप ये चीज़ नहीं देखते हो, मतलब इंसुलिन इज़ ऑल्दो प्रेजेंट इन द बॉडी बट इज़ नॉट एबल टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। तो ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। तो उस केस में इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन तो बॉडी में है ही, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, ज़्यादातर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ही होता है। लेकिन अब इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। क्यों? लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो रही है, हम इतना फालतू का खाना वगैरह खा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो इसके कारण ये दूसरा टाइप का ये नंबर अब ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू फर्स्ट वाला। अब एक तो हमने देख लिया, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ब्लड में। दूसरा, एक्सेसिव थर्स्ट होती है, बहुत प्यास लगती है, क्योंकि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होता है, उसको बोला जाता है पॉलीयूरिया। यूरिन पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, चूँकि बहुत ज़्यादा यूरिन होती है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, एक्सट्रीम थर्स्ट। ठीक है, और तीसरा एक कंडीशन और होती है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ग्लूकोज का लॉस होता है यूरिन के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीफैगिया। तो ये तीन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़ मेलाइटस में। पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास, एंड पॉलीफैगिया, बहुत ज़्यादा भूख। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब हार्ट डिजीज़।
ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव डिजीज़ क्या होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड। इसमें दो होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होता है दैट इज़ हार्डनिंग, मतलब जो आर्टरी होती है वो हार्ड हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, तो दैट इज़ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो दिस कॉजेज, चूँकि आर्टरी हार्ड हो जाती है तो रास्ता क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, और नैरो हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इसमें क्या होता है? आर्टरी के वॉल पे कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तो जिसके कारण फिर वो क्या हो जाता है? ये मिनरल्स आयन डिपॉजिट हो जाता है, खास करके सोडियम, कैल्शियम, ये सभी डिपॉजिट हो जाने लगते हैं, तो फिर से वो रास्ता नैरो हो जाता है। पहले में क्या था? वॉल ही हार्ड हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गई। एथेरो में क्या होता है? हार्डनिंग यहाँ भी हो रही है, लेकिन क्यों? फैट एंड मिनरल्स गेट डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, तो फिर से रास्ता नैरो हो गया, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। 120 क्या होता है? सिस्टोल, 180 डायस्टोल। अब उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 120 लगभग 140 से ज़्यादा होने लगे और 80-90 से ज़्यादा होने लगे, तो इसे ही बोला जाता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, जो आप कॉमनली सुनते हो। ठीक है। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसका एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसका कॉज नोन है, कारण पता होता है। 90% केसेस में ये पहला वाला होता है, जनरली पता नहीं लगता है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, मतलब प्राइमरी स्क्लेरोसिस होती है ज़्यादातर। दूसरा होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरीज जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती हैं। देखो हार्ट क्या करता है? सारे बॉडी को सप्लाई करता है, तो खुद को भी तो ब्लड सप्लाई करना है, तो जो बड़ा वाला एओर्टा निकलता है उससे छोटे छोटे आर्टरीज भी निकलती हैं, कोरोनरी आर्टरीज जिसे बोलते हैं, वो हार्ट के अंदर ही जाती हैं। ठीक है, तो जब उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है समहाउ, तो दैट इज़ कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज़, क्योंकि फिर सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं। एक को बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है? फिर से जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, वॉल डिस्ट्रॉय होना शुरू लगते हैं, तो वह रास्ता फिर से नैरो हो जाता है, तो ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, चेस्ट में पेन होता है, जो कि धीरे धीरे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ मूव करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। दूसरा होता है इसी का टाइप कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या इसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कभी कभी क्या होता है? क्लॉट बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, उसके रास्ते में क्लॉट बन जाएगा, तो जिसके कारण फिर अगेन ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक्चुअल हार्ट अटैक जो आप बोलते हो यही होता है। ठीक है। और हार्ट का तीसरा एक डिजीज़ हम बता देते हैं, एक होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है 20 से 25 साल के कम एज के लोगों में। इसमें क्या होता है? जनरली एक वायरस के कारण होता है, जिसको बोला जाता है कोक्सासाकी B4 वायरस। कोक्सासाकी B4 वायरस, और एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, वो भी रिस्पॉन्स, मतलब ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया या वायरस दोनों के कारण हो सकता है। और जनरली ये उस कंडीशन में होता है जहाँ पे हाउसिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हाइजीन नहीं है, तो इसी कारण इसको पुअर पर्सनस डिजीज़ भी बोला जाता है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ को। जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, जो लोग गंदगी में ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें जनरली मिट्रल वॉल्व और सेमी ल्यूनर वॉल्व्स वगैरह जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। अब अगला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो पढ़ना है आपको, दैट इज़ स्ट्रोक। इसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ब्लड का सप्लाई ब्रेन में सडनली कम हो जाता है, ठीक है, या ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण सेरिब्रल ब्लड वेसल, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, उसके जो ब्लड वेसल्स हो रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण पूरे ब्रेन में ब्लड इकट्ठा होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोक। जिसके कारण पैरालिसिस भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम देखते ही हो, सुनते भी हो, बहुत लोगों को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। ये हुआ। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर्थराइटिस। ठीक है। अब ये आर्थराइटिस जो होता है इसके अलग अलग टाइप होते हैं। आर्थराइटिस आप पढ़ते हैं ना, लोगों के जॉइंट्स में पेन होते हैं, ठीक है, ये कोई एक कॉमन
डिजीज़ मतलब सिंगल डिजीज़ नहीं है, बहुत सारे डिजीज़ हैं ये। इसमें सबसे पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं उस पर क्या होता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसको कवर करने वाला। अब वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। वही कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। मतलब जॉइंट पे जो कार्टिलेज मौजूद है, जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करता है, नीज़, हैंड्स, इन सब जो होते हैं, हिप्स वगैरह, देखते हो लोग घुटने कमर को लेकर बैठे रहते हैं, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज एट सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है। दूसरा होता है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। नाम ही है इन्फेक्शियस, मतलब ये जनरली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण ये लोग इकट्ठा होने लगते हैं जॉइंट्स पे, और वहाँ पे फिर से वही सिनोवियल मेम्ब्रेन को, सिनोवियल फ्लूइड को, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। ये बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सब दूसरा सबसे कॉमन टाइप होता है आफ्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस। दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है, आप लास्ट ईयर का जो मसल सिस्टम वगैरह जो पढ़े थे, जॉइंट्स वगैरह, उसमें आप समझते हैं जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, तभी तो सब कुछ मूव कर रहा है वहाँ पे, उसको बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। और उसको जो कवर करता है एक मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो वहाँ पे होता है, उसके कारण जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। अब बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा शुरू हो जाता है तो मूवमेंट थोड़ा हार्ड हो जाएगा, उसके कारण दर्द क्रिएट होता है। इसी को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि हमारा बॉडी ही जब कुछ गलत तरीके से खुद काम करने लगता है बॉडी के अगेंस्ट में ही, उसे बोला जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और चौथा लास्ट टाइप का आपको पढ़ना है गॉट, GOUT, गॉट या गॉटी आर्थराइटिस। ये जो होता है जनरली जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, आप DNA RNA में देखते हो, ये बनने के लिए क्या होता है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। ठीक है। तो ये जो प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, कभी कभी उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जिसके कारण उसमें आपने पढ़ा होगा ये यूरिडीन वगैरह बनते हैं। अब यूरिडीन वगैरह जो होते हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं यूरिक एसिड और उसके सॉल्ट्स में। तो जब यूरिक एसिड और यूरेट सॉल्ट बनना शुरू हो जाता है तो इनका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, और ये सब जॉइंट्स वगैरह पे जाके इकट्ठा शुरू होने लगते हैं, किडनी में जाके इकट्ठा होने लगते हैं। इसी कारण लोगों को किडनी स्टोन्स भी होता है। ऑक्जेलेट सॉल्ट्स होते हैं वो भी इकट्ठा होना शुरू होता है। यूरेट और ऑक्जेलेट सॉल्ट, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा जिनको किडनी का स्टोन हो जाता है या आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम को बोला जाता है आप टोमेटो, कुकुम्बर, ये सब चीज़ें ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि कुकुम्बर में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ऑलरेडी आदमी के अंदर यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑलरेडी ऑक्जेलेट सॉल्ट ज़्यादा बना पड़ा है, तो इसी कारण ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो अवॉइड किया जाता है। फिर कैंसर को मैं अलग से डिस्कस करूँगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। ठीक है। तो ये सब था आपका, क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। काम करते हैं, चूँकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो कैंसर भी डिस्कस कर ही लेते हैं यहीं पे। नथिंग टू गो अहेड एंड ऑल। देखो कैंसर क्या होता है, कैंसर इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होता है ये। इन जनरल क्या होता है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। सेल्स जो होते हैं नॉर्मली डिवाइड करते हैं 1 से 2, 2 से 4, और इस प्रोसेस को बॉडी हमारा बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो जब तक कंट्रोल करता है तब तक बॉडी इज़ नॉर्मल। कभी कभी क्या होता है, बॉडी में अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट होने लगता है, जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। सो सेल का मास इकट्ठा शुरू हो जाता है, इसी कारण ट्यूमर बन जाता है। तो कैंसर एक लाइन में आप क्या बोलोगे, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। और फिर यही सेल्स जो होते हैं अपने नियर बाई टिश्यूज दूसरे सेल्स में मूव करना शुरू करते हैं, जो कि इकट्ठा होना होता है। ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये दूसरे एक साइड से दूसरे साइड में मूव करना शुरू करते हैं, तो कैंसर सेल्स की इस मूवमेंट को बोला जाता है मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। आई डोंट नो इसमें डिस्कस किया है या नहीं किया है यहाँ पे देखो कैंसर। ठीक है।
कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज। ये क्या होता है? इट इज़ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफ्रेशन। प्रोलिफ्रेशन का मतलब क्या होता है? डिवीज़न, नंबर बढ़ना ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक नया सेल बना, अपना काम करना वो शुरू कर देता है, ठीक है, अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देता है, फिर अपने अपने काम में बन जाता है। जैसे कोई लिवर सेल बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन। ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो डिफ्रेंशिएशन, मतलब कंटिन्यूस डिवाइड करते जाएंगे, अपना कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, बस एक ही काम करेंगे, डिवाइड करना। सो कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफ्रेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशंस एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। ये बॉडी के एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, जिस जगह पे बनते हैं वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। एंड दिस मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। और जब ये हमारी बॉडी के लिम्फ नोड्स वगैरह को, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स, 20 लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी आती है, उसमें जब पहुँच जाते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये डेडली डिजीज़ होता है। उसके बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। एंड दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, या इसको सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल सेल्स क्या होता है? नॉर्मल सेल्स है यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, इनका कोई भी शेप साइज नहीं होता है, ठीक है। इन जो नॉर्मल्स, ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनको डिवाइड करने के बाद डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। उनके डिवीज़न को चेक करने के लिए सेल साइकिल पे अलग अलग पॉइंट पे इनहिबिटर्स होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो खुद का एपोप्टोसिस हो जाता है। एपोप्टोसिस क्या है? सुइसाइड ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से बॉडी इस चीज़ को कंट्रोल करती है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं, दे डोंट स्टॉप ग्रोइंग, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, एंड एपोप्टोसिस उनके अंदर नहीं होता है। नॉर्मल सेल जो होते हैं एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आपको याद होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सेल्स के आउटर वॉल पे एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। उसी से उनका एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेशन। लेकिन कैंसर सेल्स होते हैं, दे डू नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो खुद ही काम करते हैं, अपना भागते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, एक टर्म होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और नॉन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कैंसर सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं पहले, वो किसी सरफेस से अटैच होते हैं, ठीक है, और अपने फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसी सरफेस से अटैच हो जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो कैंसर सेल्स होते हैं किसी भी एक सरफेस से अटैच होकर नहीं रहते, कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे। दैट मीन्स इनका कांटेक्ट होने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब कि लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाता है। पहले में क्या था? नॉर्मल सेल्स में वो किसी बॉडी के किसी सरफेस से कांटेक्ट में आए तो वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। तो कांटेक्ट होने से वो इनहिबिट हो गए, उनका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन कैंसर सेल्स में ये कांटेक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। वो किसी के टच में आते ही नहीं है, जल्दी मूव करते रहेंगे इधर से उधर, जिसके कारण इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, व्हेन दे अटैच टू सम सरफेस और व्हेन दे कंटेक्ट विथ अदर सेल्स, दूसरे सेल्स के साथ भी जब कंट्रोल में आते हैं तो वो एक दूसरे से चूँकि कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको बताता है ग्रोथ करना है नहीं करना है, उनका अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं हो पाता है। बट कैंसर सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। दे डू नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे डू नॉट अटैच देमसेल्व्स टू सम क्या सरफेस एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग। उसके कारण क्या हो जाता है? अनकंट्रोल एक सेल का मास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे आप इन जनरल क्या बोलते हो? ट्यूमर। और ट्यूमर को एक और वर्ड यूज़ किया जाता है नियोप्लाज्म, NEOPLASM। आते हैं क्वेश्चंस लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स, तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो कैंसर सेल्स होते हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब देखो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि कैंसर सेल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब देखो कुछ कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड तो करते हैं लेकिन मूव नहीं करते हैं। तो जो मूव नहीं करते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने जगह पे ही रहते हैं, वहीं पे ये रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। तो ऐसा कैंसर जो डिवाइड करके एबनॉर्मली बहुत सारा सेल बना दिया है बट इट रिमेन्स कन्फाइंड टू वन साइड, इट डजंट मूव टू अदर बॉडी साइड, दैट इज़ कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉन मैलिग्नेंट, ठीक है। और इसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो होता है,
ये बहुत ज़्यादा डैमेज बॉडी को नहीं करता है। देयर इज़ नो मेटास्टेसिस, मतलब कि मूवमेंट नहीं होता है। इट इज़ नॉन कैंसरस, मतलब कि ये हार्मफुल नहीं होता है। दूसरा है मैलिग्नेंट, इसको हम कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहले धीरे धीरे करते हैं, बाद में इनका पूरा धीरे धीरे ग्रो करते हैं और पता नहीं चलता है बॉडी को, उसको बोलते हैं लैटेंट स्टेज। लैटेंट है, छिपा हुआ है। उसके बाद ये एकाएक ट्यूमर जो होता है बहुत तेज़ी से डिवाइड करना शुरू करता है, एंड देन दे स्टार्ट अफेक्टिंग द नियर बाई सेल्स एंड टिश्यूज, देन दे एंटर द ब्लड, देन मूव टू सम अदर साइट्स ऑल्सो थ्रू ब्लड एंड ऑल एंड लिम्फ। सो दे मूव फ्रॉम वन बॉडी साइड टू अनदर साइड फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स। मतलब प्राइमरी कौन था जहाँ पे बने थे वो, फिर वो मूव करके दूसरे जगह पे, फिर वहाँ पे दूसरे से इकट्ठा होते हैं। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, और इस तरह के ट्यूमर्स को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और कैंसरस ट्यूमर्स। तो दीज आर कैंसरस, और इनकी बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कैंसर सेल्स का मैंने बताया ही, एक्सेसिव ग्रोथ होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है, प्रोलिफ्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओवर ग्रोथ होता है, दे हैव द एबिलिटी टू इन्वेड न्यू सेल्स, मतलब दूसरे सेल्स में मूव करते हैं, मतलब मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनका क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में डेब्रिस, मतलब गंदगी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, काम की चीज़ें होती, अगर काम की चीज़ें होती तो इसका ग्रोथ एबनॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज़। अब टाइप्स ऑफ कैंसर सेल्स मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, फिर कॉज की बात करेंगे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक्चुअली दुनिया में, मतलब 1000 टाइप के कैंसर सेल्स है। यू कैन नॉट से कि सारा टाइप आपने पढ़ लिया, कोई फिक्स नंबर नहीं है। बॉडी का कोई भी पार्ट कैंसर से अफेक्टेड हो सकता है, उसके नाम पे कैंसर का नाम दे दिया जाता है। लेकिन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जिसको आप जनरली बोलते हो ब्लड कैंसर। वाइट ब्लड सेल्स जनरली इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और बी सेल एंड टी सेल्स, ठीक है। तो जब वाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसे बोला जाता है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, ठीक है। दूसरा टाइप होता है सार्कोमास। सार्कोमा क्या होता है, कैंसर्स ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, एडिपोज, मतलब कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड सार्कोमास। ये जनरली मेजोडर्म से जितना ऑर्गन निकलता है, मेजोडर्मल ओरिजिन जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, याद होगा, मेजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म से अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। तो जितना भी मेजोडर्म से डिराइव्ड ऑर्गन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह, किडनी वगैरह, ये सब सार्कोमास में आते हैं, उनके कैंसर्स। जैसे बोन के कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमा। एडिपोज टिश्यू के कैंसर को क्या बोलते हैं, लाइपोमा। लिम्फोइड टिश्यू के कैंसर को क्या बोलते हैं, लिम्फोमा, ठीक है। मस्कुलर मसल्स के बताया ही मैंने, मायोमा बोलते हैं उसे। ब्रेन के कैंसर को क्या बोलते हैं, ग्लियोमा। ये सब याद रखना आप लोग। और तीसरा टाइप होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब ऐसा कैंसर जो उन ऑर्गन्स में होता है जो एपिथेलियल सेल से निकलते हैं, मतलब एक्टोडर्म से निकलते हैं, जैसे कि ब्रेन का, ब्रेस्ट का, स्किन का, लंग्स का, स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, ये सारे ट्यूमर्स आर कॉल्ड कार्सिनोमास। और यही कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। स्किन के कैंसर को क्या बोलते हैं, मेलानोमा, क्योंकि मेलानोसाइट्स में होता है। ग्लैंड्स वगैरह में जो कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिनोकार्सिनोमा। तो 3 मेजर टाइप मैंने बताया। कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ organs derived from epithelial cells. Sarcomas, cancer of organs derived from mesoderm. And the leukemias, cancer of blood. वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है फरवरी 4 को, ठीक है। फिर इंडिया में माउथ का, थ्रोट का, ये सब कैंसर भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेड एंड नेक कैंसर। फिर इंडिया में वीमेंस केस में यूटरल एंड सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट डोमिनेंट कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया। वीमेन के केस में इंडिया में सर्विक्स का कैंसर ज़्यादा होता है, ठीक है। देन ओवेरियन कैंसर होता है, देन ब्रेस्ट कैंसर होता है। फीमेल के केस में जब पूरे वर्ल्ड की बात करोगे तो ब्रेस्ट कैंसर हैज़ द हायर इंसिडेंस देन यूटेराइन और सर्विकल कैंसर, ठीक है। तो ये सब टाइप्स हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, कैंसर की स्टडी कहलाती है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोजिन्स बोलते हैं वो जीन्स जिनके अंदर म्यूटेशन होने के कारण वो एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सच जीन्स इन द बॉडी, डीएनए, आर कॉल्ड ऑन्कोजिन्स। उन्हीं के नाम पे हो गया ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ सच जीन्स या कैंसर सेल इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। और ऐसे
केमिकल फिजिकल एजेंट्स जिसके कारण कैंसर होता है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। सो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। वो जीन्स जिनके अंदर प्रॉब्लम होता है और कैंसर डिजीज आता है, दैट दे आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स, एंड द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक है। अब कुछ कुछ कैंसर्स जो होते हैं वायरसेस के कारण भी होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको सर्वाइकल कैंसर वगैरह ये, ठीक है, में बहुत सारे कैंसर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स, दैट इज ड्यू टू वायरल इफेक्ट ओनली, वायरस वगैरह के कारण। सो दे आर कॉल्ड सम वायरसेस, दे आर कॉल्ड ट्यूमर वायरसेस। तो एक कॉज तो वो हो जाता है। दूसरा होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं जिसके कारण सेल्स डिवाइड करते हैं, कभी कभी उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और वो वही ग्रोथ प्रोमोटर्स, जैसे कुछ नाम मैं बताऊंगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, मेलानोसाइट ग्रोथ फैक्टर, तो ये सब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल सेल्स में डिवाइड करते हैं नंबर, लेकिन ये कभी कभी एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, तो इनको बोला जाता है ट्यूमर प्रोमोटर्स। तो एक रीज़न था वायरस, दूसरा ट्यूमर प्रोमोटर्स, और तीसरा होता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। नॉर्मल सेल काम कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए वगैरह सब कुछ है, लेकिन रेडिएशन के कारण, केमिकल के कारण, देख बोलते हैं ना कि मोबाइल के टावर से कैंसर होता है, क्यों? ऐसा ज़रूरी नहीं कि होता ही है, देयर इज़ नो प्रूफ। अभी कुछ जगह पे स्टडी में मिला है कि होता है, कुछ जगह मिला है कि नहीं भी होता है, तो लेकिन हमें ये पता है, एक तो फिक्स है, आप जानते हो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन के कारण जो स्किन पे गिरता है उससे तो ज़रूर होता है। ठीक है। तो करता क्या है, स्किन पे जब आता है सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर डीएनए को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसमें चेंजेस ला देता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसी को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक नॉर्मल सेल क्या बन गया, ऑन्कोजिन बन गया, मतलब कैंसर सेल बन गया, तो इसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। लोग बोलते हैं ना एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन बॉडी के अंदर जाती है, वो भी कैंसर करता है। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग देखते हो मिट्टी के कोल से, कोयले से, बर्तन से, उस तरह के आग पे खाना बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं, कश्मीर में। तो वो क्या होता है, मिट्टी के बर्तन जो कोयला वगैरह होता है, लोग बिल्कुल उसके पास जाके बैठे रहते हैं, तो स्किन पे क्या होता है, आग वगैरह का असर पड़ता है, और आग वगैरह के असर के कारण स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है कश्मीरी के लोगों में। फिर टोबैको चिविंग, बीटल मतलब पान वगैरह, हेवी स्मोकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक्सपोजर टू सनलाइट, केमिकल एजेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर सेक्स हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, स्टेरॉयड्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो वो भी कैंसर करता है। आपको ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, दे आर मिक्सड विथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जैसे डीडीटी वगैरह, निकोटीन, कैफीन, ये सारे हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने में। तो दे आर ऑल्सो केमिकल एजेंट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रेडिएशन से हमने बात किया है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज। आपको याद होगा, पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, यूएसए ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा दिया था, तो क्या हुआ था उसमें, वही रेडिएशंस बाहर निकले थे, जिसके कारण आज भी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब रीजन्स हैं जिसके कारण कैंसर हो जाता है। और केमिकल तो बताया दिया, हार्मोन्स मैंने बताया कि सेक्स हार्मोन्स वगैरह बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेक्स हार्मोन पे मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। फीमेल के केस में जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जब उसका अमाउंट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली ड्यू टू इंक्रीज इन सेक्स हार्मोन्स ही होता है। अब हम बात करेंगे कि ये तो कैंसर का हुआ, फिर ट्रीटमेंट के पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेक्शन, कैसे पता लगाता है, क्या क्या टेस्ट होती है। ठीक है। एक होता है पैप्स टेस्ट, बोलते हैं PAP, पैप्स टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ यूटरस एंड सर्विक्स, या इन जनरल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। CT स्कैन किया जाता है। CT का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये सारे क्या है,
रेडिएशन टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ करके बॉडी के एक अंदर के एकदम छोटे से छोटे सेल्स का डेटा आप इकट्ठा कर सकते हो, तो उससे पता लग जाता है कि कहीं पे एबनॉर्मल डिवीज़न हो रहा है या नहीं। देन बायोप्सी की जाती है, जहाँ पे भी कैंसर का पता लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा ट्यूमर बना है, तो वहाँ से छोटा सा स्किन वगैरह थोड़ा सा टिश्यू वहाँ से काट के हटा के और उसकी लैब में एनालिसिस की जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि वो कैंसरस है या नहीं है। बोन मैरो बायोप्सी की जाती है, मतलब एक निडल के थ्रू बोन के अंदर सेंटर तक लगाया जाता है इंजेक्शन, और वहाँ से कुछ ब्लड को निकाला जाता है। तो बोन मैरो में क्या होता है, WBC RBC बनती है, तो उससे ब्लड कैंसर का पता लग जाता है कि एबनॉर्मली डिवाइड हो रहा है। मैमोग्राफी की जाती है, इससे ब्रेस्ट को एनालाइज किया जाता है एंड दैट टेल्स की ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। देन ये क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि कैंसर भी जो सेल्स होते हैं वो अपने सरफेस पे कुछ एंटीजेंस एक्सप्रेस करते हैं जो नॉर्मल सेल्स में नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी दी जाती है। अगर वो एंटीजन से रिएक्ट कर गया दैट मीन्स कि कैंसर हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो दे आर द डिटेक्शन मेथड्स। ठीक है। ट्रीटमेंट, सबसे कॉमन ट्रीटमेंट सर्जरी होती है, सर्जरी करके ट्यूमर को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उससे थोड़े दिन तक आराम रहता है, बट अगर वो कैंसरस ग्रोथ है थोड़ा सा भी अगर छूट गया तो फिर से फैल जाता है। देन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे एक्सरेज वगैरह हुआ, ठीक है, कॉस्मिक रेज हुआ, प्रोटॉन रे हुआ, ये एकदम इसको डाइवर्ट किया जाता है जिस पॉइंट पे कैंसर है, एकदम स्पेसिफिकली उस पर दिए। ये सब अभी आप बस समझो इस चीज़ को, एग्जैक्टली कैसे होता है वो सब चीज़ें आप लोगों को भी क्या बोलूँ मैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा देता मैं आप लोगों को, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन हाँ, अभी बस आप लोग जानो कैसे पता लगाएगा। एक रेडिएशन होगा, हाई एनर्जी रेडिएशन, चूँकि एनर्जी ज़्यादा है, उसको ट्यूमर पे डायरेक्ट किया जाता है, एकदम सीधे उसके डायरेक्शन में ही पूरे रे को दिया जाता है। तो जैसे ही हाई एनर्जी रेडिएशन ट्यूमर पड़ेगा, ट्यूमर सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, रेडॉन 220, ये दिए जाते हैं रेडियोथेरेपी में। ठीक है, इनकी एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जाकर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। केमोथेरेपी जब से कैंसर है तब से सबसे ज़्यादा यही चीज़ यूज़ है। केमोथेरेपी इज़ द यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब दवा से कैंसर को ट्रीट करना। ठीक है। एक प्लांट होता है कैथरंथस रोजियस, ठीक है, कैथरंथस रोजियस, उससे 2 केमिकल निकलते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ये एकदम याद रखना, आपके मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके चूँकि अब तो क्या बोलते हैं ये जैसे क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में चूँकि अब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट नेम इज़ कैथरंथस रोजियस, उससे 2 केमिकल निकलते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। इन दोनों को यूज़ किया जाता है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है। एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इज़ इम्यूनोथेरेपी, जो आप लास्ट में देख रहे हो यहाँ पे 4th नंबर देखो, इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, देखो कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म कर देता है वो एबनॉर्मली डिवाइड करके। तो इसमें क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद से कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। तो उसके लिए भी ड्रग्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो इसमें कुछ हम कैंसर सेल को नहीं मारते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। जनरली अल्फा इंटरफेरोन, दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट्स, वो बॉडी को दिया जाता है। एक टेक्निक है CAR-T, ठीक है, टी सेल्स वगैरह दी जाती हैं बॉडी के अंदर। टी सेल्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स, इम्यून सेल्स होते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली कैंसर सेल पर अटैक नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी के सिस्टम को मजबूत करते हैं, ठीक है, ताकि वो खुद कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर दे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फोकस किया जा रहा है, इम्यूनोथेरेपी पे। क्यों? क्योंकि इससे सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। कभी कभी कॉम्बिनेशन, इस सारा का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा कंडीशन है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू कॉल दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और लास्ट में हमने रोज क्या किया, कैंसर को डिस्कस किया। सो लेट मी क्लोज दिस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट
डिजीज़ ख़त्म हो गए, अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की एंड द इम्यून सिस्टम, जहाँ पे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, वैक्सीनेशन की बात करेंगे। आपको समझाऊंगा मैं, जो आज इतना कोरोना के कारण वैक्सीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, सुनते हो ना, अभी कोविशील्ड आ रहा है, कोवैक्सीन आ रहा है, रशिया वाला स्पुतनिक है, जन अमेजोन, फाइज़र, मॉडर्ना, बहुत सारे भी कोरोना के लिए सुन। तो सारे वैक्सीन अलग अलग टाइप के मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से किस टाइप, आप जो भी नाम सुन रहे हो वैक्सीन का, उन्हीं के नाम से मैं समझाऊंगा। फिर आपको बचपन में बहुत सारे वैक्सीन लगते थे स्कूल्स में अलग अलग एज पे, वो सब एग्जांपल देके बताऊंगा कौन वैक्सीन किस टाइप का होता है। बहुत सही टाइम पे ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो। सो लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू।